नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद डरा देने वाली और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सच्ची घटना लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये डरावनी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी, ये एक सच्ची कहानी है। मदन, उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वे दोनों यहाँ किसी को नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में आ तो गए, लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं जानते, क्या कैसे करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसके परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। ये कहते हुए वह रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी अचानक से शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। और अब वो आदमी फिर से बोला, शहर में आपको पहले कहीं नहीं देखा लगता है, नए आए क्या शहर में? जी हाँ, हम इस शहर में नए आए। मदन और शोभा ने हाँ में सर हिलाया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान ना भी मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एक टक देखे जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई हाल तक नहीं पूछता। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो, अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर में आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़र से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चल के रहते हैं। एक तो रात होने वाली है और ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मनाने की बजाय तुम उस पर शक कर रही हो। मदन ने झुलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को क्या समझाऊं, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था जो रफ़ीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना वाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वह नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी देह कटी हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देखकर शोभा डर से थर थर कांपते चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। मैंने कहा था ना, हम यहाँ से कहीं चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक ने मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैं तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी दौड़ के इस तरफ आया। शोभा इतनी डर चुकी थी, वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे। तभी अचानक से किसी ने शोभा को पुकारा। तुम कह रही थी ना, यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ, और हाँ, अपने गहने भी ले आना साथ में। शोभा आज जगी आज सोई सी उसके पीछे पीछे चल दी, मानो शोभा को अपनी सूधी ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई। मदन उठा और उसने शोभा को अपने बिस्तर पर नहीं देखा और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया
और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में हम रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उसी ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बूढ़ा बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रही हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वो किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलट कर देखा तो उस तरफ देखकर जहाँ कुछ देर पहले वह सोया हुआ था वहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों को सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब मिलकर शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा? फिर सभी अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में कहा। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था, ना सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई और रास्ता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई हो। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।